13 या 14 अगस्त को उनको क्या कि गोली लगी थी। वो जो उनका कैंप था वहाँ पे वो थे, उनकी पोस्टिंग पेट्रोलिंग करके वो आए थे, अपनी ड्यूटी वो करके वापस आए थे। तो वहाँ पे 2 पाकिस्तान से बंदे टेररिस्ट थे, वो तो उन्होंने क्या है कि कैंप पे फायरिंग वगैरह स्टार्ट कर दी। और स्टार्ट करने के बाद में क्या हुआ कि चाचा जी पोस्टेड थे जिस जगह पे, तो उन्होंने तीसरी बार वो फिर से ट्राई करते हैं। तो जैसे ही अब की बार उनको पता चल जाता है कि ये जो बंदा है इनको बचाने की कोशिश कर रहा है, फिर निकाल रहे हैं यहाँ से सेफली, क्या कि ये सोच रहे हैं कि इनको निकाल दो। तो वो क्या कि पूरी पूरी मैगजीन खाली कर देते हैं उसमें। वो जैसे रस्सी बांधता, और वो 21 साल का लड़का था। सभी लोग नारे लगा रहे कि हिंदुस्तान जिंदाबाद, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक तेरा नाम रहेगा। और मैं वो मतलब वो एक ऐसी मैं चीज़ मानता हूँ कि यार वो ना मिस नहीं करनी चाहिए थी मेरे को, मतलब उनकी जो लास्ट जर्नी था ना, मेरे को शामिल होना था उसमें। बट जो जैसा भगवान ने चाहा हो गया, वो छूट गया था। वेलकम टू दी अभिलाष पॉडकास्ट। आज का पॉडकास्ट और एपिसोड बहुत ही ज़्यादा यूनिक होने वाला है, क्योंकि हमारे आज के गेस्ट प्रियांशु चौधरी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मिलिट्री फैमिली से बिलोंग करते हैं, और उन्होंने एक रॉ एंड ट्रू पिक्चर प्रेजेंट किया हमारे सामने बिहाइंड द सीन ऑफ अ मिलिट्री फैमिली, कि उनकी लाइफ में क्या अप्स एंड डाउन्स आते हैं और कैसे पूरी फैमिली मिलके इमोशनली उन चैलेंजेस को फेस करती है। इतना ही नहीं, अब प्रियांशु ने एक बहुत ही रीसेंट ट्रू स्टोरी के बारे में भी बताया, जो कि इंडिया या फिर इंडिया के लोग कभी नहीं भूल सकते। तो चलते हैं और सुनते हैं सीधा हमारे आज के गेस्ट प्रियांशु चौधरी से, जो कि मालवाड़ी गाय के नाम से भी जाने जाते हैं। ओनली एट द अभिलाष पॉडकास्ट, वेयर द एक्सपीरियंस फ्लोज। प्रियांशु चौधरी ब्रदर, वेलकम टू द अभिलाष पॉडकास्ट। और मैं बोलूं कि मारवाड़ी गाय, वेलकम टू द अभिलाष पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच सर। बताओ भाई अपने बारे में, अपनी जिंदगी के बारे में थोड़ा बहुत। तो अगर हमारे बारे में बताएं तो जैसा कि भाई ने हमें इंट्रोड्यूस कर ही दिया, प्रियांशु चौधरी। और वैसे इंस्टा पे हमने आजकल थोड़ा हंसाने का जिम्मा भी लिया है, कुछ नया ट्राई करने का जिम्मा लिया है। तो लोग हमें थोड़ा जानते हैं मारवाड़ी गाय के नाम से। वहाँ पे हमारा थोड़ा फनी कंटेंट कंटेंट है, कॉमेडी कंटेंट है, वो अपलोड अक्सर करते रहते हैं। और बाकी अगर मेरे बारे में बात करूँ तो मैं बिलोंग करता हूँ एक आर्मी बैकग्राउंड से। और अगर आर्मी बैकग्राउंड से हैं तो हमारे के साइड में फार्मिंग तो चलता ही रहता है। जैसे कि इवन अगर हम एम्प्लॉयड, मेरे ग्रैंडफादर एम्प्लॉयड है, तो साइड बाय साइड वो अपनी फार्मिंग वाला जो काम है वो भी करते रहते हैं। तो मेरे फादर हैं, वो अभी आर्मी में सर्व कर रहे हैं, JNK उनकी पोस्टिंग है अभी। अगर मैं मेरे चाचा जी की बात करूँ तो वो भी आर्मी में सर्व करते थे, लास्ट ईयर वो शहीद हुए, JNK में पोस्टेड थे वो भी। इवन मेरे जो ग्रैंडफादर हैं वो 7 भाई थे, तो 7 के साथ वो आर्मी में सर्व करते थे। तो ऐसा कुछ मेरा बैकग्राउंड है। बाकी आई बिलोंग टू पिलानी, एंड मेरा गांव है जैतपुर। तो मैंने मेरी जो एजुकेशन जो मैंने की है वो की है पिलानी से। और बट बेसिकली जो हम मेरा गांव है जहाँ से हम निकले हैं, तो वो है जैतपुर। बड़ा छोटा सा गांव है एक। बढ़िया भाई, पर जैसे आपने बताया बहुत स्ट्रॉन्ग मिलिट्री बैकग्राउंड से या फिर पहले से हो रही, अमेजिंग मैन। तो बताओ कैसी है लाइफ, कैसी होती है एक मिलिट्री फैमिली में बड़े होना? क्योंकि जहाँ तक हमें एज अ कॉमन ह्यूमन बीइंग की इंडिया में कहीं भी हमारे लिए होता है कि यार अगर कोई मिलिट्री में है ना, तो वो बंदा बहुत स्ट्रिक्ट है। स्ट्रिक्ट इन द वे, नोट की मे बी उसकी नेचर जैसी मर्जी हो, मैं ये नहीं बोल रहा कि नेचर बाय स्ट्रिक्ट, उसकी स्ट्रिक्ट इन द फॉर्म ऑफ डिसिप्लिन, कि वो बंदा बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन होता है कि अगर सुबह 5 बजे उठना तो वो 5 बजे उठेगा, चाहे वो बीमार है, चाहे कुछ भी हो रहा है, वो बंदा 5 बजे उठेगा। और उसको अगर ट्रेनिंग करनी है वो 5 बजे करे। तो हमारा ये परसेप्शन है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, इतनी सॉलिड मिलिट्री फैमिली से बिलोंग करते हो, तो उसमें रेज करना कि इसमें बड़े होना कैसा हो, कैसा होता है? तो एक्चुअली क्या है कि मिलिट्री बैकग्राउंड से जब आते हो ना, तो इसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों हैं। प्रोज तो जैसे कि आपने बात करें कि स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन जो आपकी लाइफ में रोजमर्रा की जिंदगी में डेफिनेटली आ जाता है।
क्योंकि आपके फादर वहाँ पे सर्व कर रहे हैं, आपके चाचा जी सर्व कर रहे हैं। और मैं बताऊँ आपको, मैं एक जॉइंट फैमिली से बिलोंग करता हूँ, 11 मेंबर हैं हमारी फैमिली में टोटल। तो एक बड़ा डिसिप्लिन एग्जैक्टली आपकी लाइफ में आ जाता है। बट इसके कौन से हैं कि यार, जो आर्मी में बंदा सर्व कर रहा है ना, उसको 12 महीने में 3 महीने की छुट्टी मिलती है। तो वो 9 महीने दे रहा है अपने मिलिट्री को, और 3 महीने वो आते हैं घर पे। तो वो अपने बच्चों से सिर्फ 3 महीने मिल पाते हैं। तो 3 महीने की वजह से क्या होता है कि फादर और ये उनका सन या फिर जो भी उनके जनरेशन है, तो उनके बीच में आ जाता है गैप, बात करने में, चीज़ों को समझाने में। कि अब मेरा ऐसा है कि मेरे मेरे पापा से अगर हम फ़ोन पे बात करते हैं तो मैक्सिमम 2-3 मिनट से ज़्यादा बात नहीं हो पाती। पापा पूछते हैं, और बेटा क्या चल रहा है? बढ़िया, पढ़ाई-वढ़ाई बढ़िया चल रही है। 2-3 बस रोज़मर्रा की बातें हुई, फिर उसके बाद में बातें खत्म। और चल बेटा ध्यान रखना, और ठीक है बाबू जी, बाय। तो थोड़ा-सा क्या है कि गैप आ जाता है। तो ये क्योंकि उन वो क्या है कि उनकी ड्यूटी की वज़ह से हर बार पोस्टिंग चेंज होती है, मूव होते रहते हैं। और फिर काफ़ी, और लास्ट ईयर तो चाचा जी शहीद हुए हैं मेरे। तो इस वजह से आपके परिवार में से किसी को आप खोते हो, तो थोड़ा-सा सैक्रिफाइस भी आपको, मतलब ऐसे ये रहता है कि यार डर भी रहता है आपको, है ना? कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। और दूसरा ऑब्वियसली डिसिप्लिन, कि अनुशासित रहना है। मैं स्पोर्ट्स में भी काफ़ी अच्छा हूँ। मैं क्या है कि स्कूल में, मतलब कि अगर मेरे फादर की सिर्फ़ बात, उनकी वजह से ही मैं क्या है कि 12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर रनिंग करता था, लॉन्ग रनिंग। फिर उसके बाद में मैंने 3 साल क्रिकेट भी खेला है, जिसके अंदर मैंने राजस्थान को रिप्रेज़ेंट किया था, अंडर 14 में। फिर मम्मी ने वो छुड़वा दिया, मम्मी बोली कि नहीं बेटा, अब 10th आ गया, अब नहीं करोगे। फिर 10th के बाद से मैंने फिर रनिंग स्टार्ट करी। स्पोर्ट्स के अंदर, मतलब कंटिन्यूअसली मैं स्पोर्ट्स में भी इनरोल्ड था, तो मुझे लगता है इसका मेन रीज़न भी जो मेरा बैकग्राउंड है ना आर्मी, तो उसी की वजह से। ओके, तो आपने जैसे अभी बताया कि आपके चाचा जी वो शहीद हुए ना, लाइन हाँ, तो क्या क्या हुआ था, कैसे? तो हुआ ये था यार कि मैं कनाडा आ गया था उस टाइम पे, है ना? मैं आया था 3rd ऑफ मई को, ये लास्ट ईयर 2022 में। 3rd ऑफ मई को मैं यहाँ पे लैंड हुआ था। वो भी एक अलग ही किस्सा था जब मैं लैंड हुआ, और जो पहली चीज़ें मैंने देखी उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। और जिस दिन मेरे चाचा जी शहीद हुए थे ना, उससे पिछले दिन क्या हुआ कि मैं बस में जा रहा था। ये बात है शायद 13 या 14 अगस्त की, 21 अगस्त को मेरे चाचा जी शहीद हुए थे। तो 13 या 14 अगस्त को उनको क्या है कि गोली लगी थी। वो जो उनका कैंप था, वहाँ पे वो थे, उनकी पोस्टिंग पेट्रोलिंग करके वो आए थे, अपनी ड्यूटी दे वो करके वापस आए थे। तो वहाँ पे 2 पाकिस्तान से बंदे टेररिस्ट थे, वो घुस जाते हैं। तो उन्होंने क्या है कि कैंप पे फायरिंग वगैरह स्टार्ट कर दी। और स्टार्ट करने के बाद में क्या हुआ कि चाचा जी पोस्टेड थे जिस जगह पे, तो उन्होंने ये किया कि वो सीनियर मोस्ट बंदे थे। तो यूजुअली आर्मी में ये होता है कि जो सीनियर बंदा है ना, वो आगे नहीं जाएगा। जो नया लड़का है उसको आगे भेजते हैं। भाई तू आगे फायर संभाल, या फिर तू आगे जो शूट है उसको देख, ये वो, है ना? तो एक नया लड़का था, 21 साल का लड़का था, हिसार का। तो वो बोला कि साहब आप रुको, मैं आगे जाके देखता हूँ, आगे लेता हूँ मैं, है ना, पोजीशन लेता हूँ। तो लेकिन नहीं नहीं यार, वो गेम करता था। तो चाचा जी बोले कि नहीं नहीं तू रुक यार, तू अभी तो आया, मैं आगे जाके देखता हूँ। तो लगभग 5 से 6 घंटे उनकी, है ना, फाइट चली। मतलब कि शूट टू शूट चला। मतलब कि इसके अंदर उस टाइम पे टोटल 5 बंदे शहीद हुए थे अपने, जिसमें से 3 या 4 तो हमारे अपने राजस्थान और हरियाणा के थे, एक मद्रास से भी थे। तो ऐसा था। फिर उस टाइम पे उनकी फाइट चली, गोलियाँ उनकी तरफ से भी आ रही थी, अपनी तरफ से भी चल रही थी। और चाचा जी को जब गोली लगी, तो वो एक पेड़ की उन्होंने पोजीशन ले रखी थी, है ना? और लगभग 15 या 20 मिनट फीट की दूरी पे ही जो टेररिस्ट था, वो टेररिस्ट छुपा हुआ था। तो AK-47 की 2 तरह की गोली आती है। एक तो आती है 7.7 की, 6 mm कुछ की आती है, और एक दूसरा डबल बैरल की गोली आती है। तो वो क्या करती है, गोली जाती है और उसके पीछे एक और छोटा-सा बैरल होता है, वो उसको पुश करती है। जैसे ही वो निकली तो वो ट्रिगर करेगी। तो वो जो टेररिस्ट थे, वो गोलियाँ यूज़ कर रहे थे। तो वो जैसे ही उसने फायर किया, तो उनके सर पे लगी गोली, पहली गोली। सर पे पहली गोली लगते ही आपको, सर आप कितना, मतलब सेंसिटिव पार्ट है, तो गोली लगी और वो वहीं पे गिर गए। खून ब्लडिंग वगैरह निकली, काफ़ी ब्लड निकला। और ब्लड निकलने के बाद वो वहाँ पे गिर चुके थे। फिर क्या होता है, पीछे से एक और लड़का था, हिसार का लड़का था वो। वो लगी, साहब को गोली लगी, और बारिश हो रही थी, रात को 3 बजे का टाइम था, वो सब छिप के बारिश हो रही। तो वो पीछे से लड़का बोला कि साहब साहब को गोली लगी है, इनको निकालना है। तो वो क्या होता है, फायरिंग कंटिन्यूअसली फायर हो रहा है, फायर हो रहा है। उस फायर के अंदर
कैंप में जाता है, कैंप से रस्सी निकालता है, चाचा जी के पैर पे बांधता है। इसके दौरान उसको 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि फायर आ रहा है, उनको रेट फायर भी देना है, बचना भी है ना। तो पैर पे भी बांधता है, खींचने लगता है, तो खींचने लगता है, रस्सी टूट जाती है। फिर से जाता है वो, फिर से दोबारा रस्सी लेके आता है, पैर पे बांधता है, खींचने लग जाता है, रस्सी टूट जाती है। तीसरी बार वो फिर से ट्राई करता है। तो जैसे ही अब की बार उनको पता चल जाता है कि ये जो बंदा है इनको बचाने की कोशिश कर रहा है, फिर निकाल रहे हैं यहाँ से, ले सेफली, क्या कि ये सोच रहे हैं कि इनको मैं निकाल दूँ। तो वो क्या है कि पूरी की पूरी मैगज़ीन खाली कर देते हैं उसमें। वो जैसे ही रस्सी बाँधता है, और वो 21 साल का लड़का था, 21 साल का लड़का था। तो ये तो उनकी फ़ाइट के दौरान हुआ। और इस दौरान मैं क्या है कि जब 13 तारीख को जब उनको गोली लगी थी ना, उससे पहले मैं यहाँ पे कनाडा में था। तो घर वालों ने मेरे को, किसी ने बताया नहीं कि घर पे क्या चल रहा है, कैसा, किसी ने कुछ नहीं बताया। मैं ऐसे यूट्यूब स्क्रॉल चल रहा था, मैं तब IKEA में लगाता था शिफ्टिंग। तो मैं IKEA में बस में बैठ के जा रहा था, 54 नंबर बस है, मेरे को याद है 54। तो मैं स्क्रॉल कर रहा, तो उसके अंदर एक हेडलाइन आई कि जैतपुर गाँव के सत्यपाल को लगी सर में गोली और अभी गंभीर हालत में। तो मैं ऑब्वियसली मैं इग्नोर करूँगा कि यार ऐसा थोड़ी ना होता है। मुझे चलो पता नहीं कौन है, पर मैंने और पढ़ा, फिर उस आर्टिकल को खोल के देखा, मेरे गाँव का नाम लिखा हुआ है, चाचा जी का नाम लिखा हुआ है। यार ये तो चाचा जी को लगी है। मैं पढ़ते ही मेरे तो ज़मीन से निकल गई एकदम, मतलब ये क्या हो गया यार। घर पे मैंने फ़ोन किया, तो घर वाले उस टाइम पे रात के मतलब कि 2 या 3 बजे हुए थे। तो घर वाले मेरे को कुछ नहीं बता रहे। और अपने क्या है कि 14 ही अगस्त को वो था, रक्षाबंधन थी। वो रक्षाबंधन से पिछले दिन ना चाचा जी ने घर पे बात करी थी। तो घर पे सबसे बस वीडियो कॉल करके सोए थे हम, जिस रात को वो इंसिडेंट हुआ। तो घर वाले सोए थे बस वीडियो कॉल पे बात-वात करके कि हाँ, बस ठीक है, कल सेलिब्रेट करेंगे। सब गए हुए थे घर पे, क्योंकि जॉइंट फैमिली हम सब इकट्ठा हो जाते हैं फेस्टिवल पे। और मैं यहाँ पे था। तो फिर मैं गया, मैंने घर पे फ़ोन किया कि उस टाइम पे मैंने घर पे तो फ़ोन नहीं किया, मेरा एक दोस्त है, हम 5th क्लास से साथ में हैं। तो वो उस टाइम पे इंडिया ही था, उसकी भी हमने क्या कि साथ में फाइल-वाइल लगाई थी, उसका रिजेक्शन आ गया था। तो मैंने फ़ोन किया कि आदित्य क्या बात है यार, मतलब ऐसे-ऐसे मैंने अभी ना आर्टिकल पढ़ा कि मतलब सच है क्या ये, क्या हो रहा है? फिर वो भी क्या बोले, बोले हाँ यार, वो थोड़ी लगी उनको, सर में गोली लगी, पर सीरियस नहीं है, मतलब ठीक हो जाएँगे। मैं बोला चलो ठीक है, मतलब हो जाएँगे सही। अगले दिन मैं सुबह उठा, मैंने घर पे बात करी कि मम्मी से कि क्या हुआ, मतलब कब कैसे हुआ? फिर घर वाले भी, वो तो उनको लगता है कि हम तो फिर भी इतने साथ हैं, वो अकेला उधर है। और ना, ना बेटा कोई दिक्कत नहीं, ठीक हो जाएगा अपने आराम से, है ना? अभी हॉस्पिटल में भर्ती करवा रखा है, तो सही हो जाएँगे। तो और उसी दौरान एक और चीज़ हो गई, मेरे एक बहुत क्लोज़ फ्रेंड है, नेहा नाम है उसका, उसके फादर पुलिस में सर्व करते थे। तो और वो पढ़ती है, दिल्ली पढ़ती है, तो वो अपनी यूनिवर्सिटी से वापस आ रही थी। तो घर पे आते टाइम पे एक हमारे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन पड़ता है लुहारू। तो लुहारू आने के बाद उसने अपने पापा को फ़ोन किया कि पापा मैं पहुँच गई हूँ और आप मेरे को लेने आ जाओ। उन्होंने बाप-बेटी ने बढ़िया मस्त प्लान बनाया था कि हम पापा यहाँ-यहाँ पे चलेंगे, शॉपिंग करने चलेंगे। और अंकल अपनी गाड़ी में पेट्रोल फुल करवाया उन्होंने। बेटी आ रही है, उसको घुमाना है यहाँ-वहाँ। वो रास्ते में जैसे उनको लेने जा रहे थे ना, उनका एक्सीडेंट हो गया। और ये मेरे चाचा जी को जिस दिन गोली लगी थी, उससे शायद 1 दिन बाद की बात है। तो फिर मेरे को ये पता चला ये और वो ऑन द स्पॉट वहीं पे एक्सपायर हो गए। तो मैं सोच रहा कि यार चाचा जी तो सही हो जाएँगे, वो लड़की कैसे सँभालेगी खुद को? मतलब कैसे क्या? तो मेरा दिमाग मतलब है ना, लिटरली एकदम हैंग हो चुका था उस बीच वाले टाइम के दौरान। क्या चल रहा है उधर चाचा जी को, और फिर जब आपका कोई इतना क्लोज़ फ्रेंड होता है और उसके फैमिली मेंबर के साथ कुछ ऐसा हो जाता है, तो फिर काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाती हैं चीज़ें, है ना? तो साथ में ये हुआ। तब मेरे को लगता था कि यार चाचा जी तो सही हो जाएँगे। तो पता नहीं किस चीज़ पे यकीन था, क्या मैं सोच रहा था, मतलब यार चाचा जी सही हो जाएँगे, मेरे को कॉन्फिडेंस है इतना। बट मैं उसको फ़ोन भी नहीं कर सकता, वो कहाँ पे किस सिचुएशन में है। जो मेरा दोस्त आदित्य को मैं उसको बोलता कि यार बात कर, कैसी है, क्या चल रहा है, ठीक तो है ना वो? बट वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग, उसने सब कुछ सँभाला, अपने पापा का पोस्टमार्टम करवाया, हर छोटी से छोटी चीज़ है ना उसने खुद ने करवाई। इवन वो एम्बुलेंस में लेके गई उनको, बहुत ब्रेवरी से उसने काम किया। तो ये हो गया साइड बाय साइड, जिसकी वज़ह से मेंटल सिचुएशन एकदम मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा लिटरली कि मेरे साथ क्या चल रहा है, क्या मैं कर रहा हूँ? मेरा मन था कि मैं चले जाऊँ घर। तो मैं घर पे बोलता कि मैं बोलता हूँ, "मैं आ जाऊँ क्या?" मम्मी कहती कि, "ना, ना बेटा, एक बार तेरे चाचा जी ठीक हो जाते हैं, वो बोलने लग जाएँगे ना, तब तेरे को बुला लेंगे हम।" तो मैं बोला, "चलो ठीक है।" तो बात है 21 अगस्त की है, 21 अगस्त की। तो 21 अगस्त को मेरे चाचा जी एक्सपायर हो चुके थे।
और उन्होंने फिर घर वालों ने क्या किया, मेरा जो रूममेट था पंकज नाम था उसको, तो पंकज को फ़ोन करके बताया कि पंकज इसके चाचा जी एक्सपायर हो चुके हैं, तो उसको बताना मत है ना, पता मत चलने देना, वरना इसका थोड़ा मतलब थोड़ा पता है डिस्टर्ब हो जाएगा ये। तो उसने मेरे को नहीं बताया, वो मेरे को बोला कि यार मूवी देखने चलेंगे, मूवी देखने चलेंगे। बोला यार पंकज क्या वो इस तरीके में कि यार इसका मूड थोड़ा सही हो जाए, इस वजह से मेरे को फोर्स कर रहा कि मूवी देखने चलता हूँ। बोला यार पंकज देख तेरे को पता है मैं कहीं नहीं जाऊँगा यार, मेरे को कोई प्लान नहीं है। वो 21 तारीख को उसने कई बार मेरे को बोला कि यार आज जा यार प्रियांशु, वो हरियाणा से ही है। बोला आज जाना प्रियांशु, आज यार चलेंगे देख के आएँगे। बोला चल ठीक है। तो हम गए, जाने के बाद में आज भी याद है वो लाल सिंह चड्ढा मूवी लगी हुई थी उस टाइम पे थिएटर पे, है ना? और उसकी स्टार्टिंग की 10 से 15 मिनट की वो मूवी प्ले हुई होगी। तो मेरे जो छोटे वाले चाचा जी हैं ना, उनका फ़ोन आता है मेरे पास में। वीडियो कॉल आया, मैंने नहीं उठाया, उनसे कि यार एक बार बाद में। दूसरी बार आया, दूसरी बार मैंने पिक नहीं किया। तीसरी बार फ़ोन आया, तो मैंने उठाया, मैं कि हाँ, मैं बोला कि हाँ चाचा क्या बात हुई? मतलब मैंने पूछा क्या हुआ? तो बोले कि यार वो तेरे चाचा जी को ना थोड़ा होश आया है, तो अर्लीस्ट फ्लाइट कब की पॉसिबल है? वो उसी में आ जा। तो होश आया है, पॉसिबल नहीं है ना? मैं समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। मैं वहाँ से मैं मतलब वो छोड़-छाड़ के मैं बाहर निकला। बाहर जाने के बाद में मैंने आदित्य को फ़ोन किया। मैंने आदित्य को बोला कि यार अभी मेरे पास फ़ोन आया है, चाचा जी को वो कह रहे हैं कि सतपाल चाचा जी को होश है, क्या बात? वो बोला कि यार अब देख, वो बोला मैं अभी देख ले तेरे गाँव जाने की तैयारी कर। मैं गाँव जा रहा हूँ, मैं निकल लिया हूँ, तू समझ जा क्या हुआ है। मैं ये सोचते एकदम क्या हो गया, उधर हॉल था, फिर उसका एग्ज़िट था ना सिनेमा हॉल का, मैं वहाँ पे स गेट के पास में जाके बैठ गया मैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि यार क्या करूँ, क्या हुआ? क्योंकि बिलीव ही नहीं होता यार आपको कि ये हो क्या गया ना। मैं वहाँ पे बैठा, मैं गेट पे बैठा, मैं थोड़ा मेरा पता नहीं, मेरा थॉटलेस था उस टाइम पे दिमाग में। एकदम सुन हो गया, पंकज आया मेरे को उठाया, बोला क्या हुआ? मैं यार चाचा जी तो शहीद हो गए। बोला चल कोई नहीं, अपन घर पे चलते हैं, तो तेरी टिकट बुक करते हैं। तो उस टाइम पे हम घर पे गए, उन्होंने मेरी टिकट वगैरह बुक करी सारी। मेरे तो कुछ नहीं, मेरा काम ही नहीं कर रहा था कुछ, क्या सोचने की शक्ति एकदम खत्म हो गई थी। तो उन्होंने मेरी टिकट वगैरह बुक करी, अगली सुबह की टिकट वगैरह बुक करके वो मेरे को एयरपोर्ट पे ड्रॉप कर गया। और इस टाइम के दौरान क्या है कि चाचा जी को घर पे लेके आ रहे थे। हुँ। उनकी मतलब कि मेरे जैतपुर गाँव से बुआना पड़ता है, नज़दीकी है ना, थोड़ा बड़ा जो कस्बा आप जिसको बोल सकते हो, वो 15 किलोमीटर है। 15 किलोमीटर की क्या है कि रैली होनी थी, जिसके अंदर वहाँ से वो ट्रक में उनको लेके आए, और जो आर्मी का ट्रक होता है वहाँ पे, और घर पे लेके आने थे। तो वो सब लाइव चल रहा था, क्योंकि बहुत सारे मतलब 10 से 12 मीडिया वाले बंदे पहुँचे हुए थे अलग-अलग चैनल्स के, तो वो सब लाइव टेलीकास्ट कर रहे थे। तो मैं टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट से उतरा, बैठा था, और मैं पहुँचा दुबई। वो शायद 8-10 घंटे की फ्लाइट होती होगी वहाँ तक की, है ना? कवर करके मैं पहुँचा। तो दुबई मेरे को याद है, मैंने वाई-फाई से कनेक्ट करके मैं लाइव देख रहा था, मतलब कि उस टाइम पे लगभग 30 से 40 हज़ार लोग हैं ना, उस रैली के अंदर जुड़े थे। वो क्या मतलब सभी लोग नारे लगा रहे कि हिंदुस्तान ज़िंदाबाद, जब तक सूरज चाँद रहेगा, सतपाल तेरा नाम रहेगा। और मैं वो मतलब वो एक ऐसी मैं चीज़ मानता हूँ कि यार वो ना मिस नहीं करनी चाहिए थी मेरे को, मतलब उनकी जो लास्ट जर्नी था ना, मेरे को शामिल होना था उसमें। बट जो जैसा भगवान ने चाहा हो गया, वो छूट गया सब कुछ। तो मैं वो दुबई में बैठा, और मैं वो देख रहा हूँ, यूट्यूब पे देख रहा लाइव, मेरे आँखों से आँसू निकल रहे कि क्या हो रहा है यार? मेरे पास में एक लेडी बैठी थी, तो वो लेडी मेरी तरफ देख के फिर वो अपने वहाँ पे फ़ोन में स्क्रॉलिंग करने के लग जा रही। तो मेरे दिमाग में एक ये भी थॉट आ रहा है कि यार आजकल लोग भी मतलब है ना, ऐसे हैं थोड़ा, अगर कोई आस-पास में चल रहा है तो इतना ध्यान नहीं देते। बट मैं वो देखा, फिर उसके बाद में मेरी फ्लाइट का टाइम हुआ। फ्लाइट का जैसे ही टाइम हुआ तो फ्लाइट में जाके बैठा। फ्लाइट मैंने ली, फ्लाइट में 2 घंटे की होती है अपने दिल्ली की फ्लाइट, और दिल्ली से 2 घंटे का सफ़र मेरा गाँव का था। तो मैं दिल्ली गया, दिल्ली पहुँचा, और दिल्ली में पहुँचने के बाद जो वो देखो फ्लाइट अटेंडेंट बोलते हैं कि अभी का यहाँ का तापमान ये है और यहाँ का ये है। तो वो जब मैंने सुना ना, तो वो मेरी है ना बेस्ट और वर्स्ट फीलिंग थी वो। जो अगर आप मेरे से पूछो ना लाइफ़ का आपका बेस्ट फीलिंग कब आई थी? जब वो बोले ना कि आप दिल्ली पहुँच गए हो और यहाँ का सामान्य तापमान ये है। तब मेरे को इतना लिटरली अच्छा लगा कि यार मैं मेरे घर पे पहुँचा। और दूसरी साइड ये था कि मैं किस रीज़न की वज़ह से घर पे पहुँचा हूँ। वो फिर वहाँ से मेरे दोस्त आदित्य ही आया था, मेरे भैया आए थे, वो सभी आए। और मेरे दोस्त काफ़ी है ना, काफ़ी सपोर्टिव हैं। मैं उनको मानता हूँ कि भगवान ने अच्छे दोस्त दिए हैं। हम 4 दोस्त हैं। तो एक चंडीगढ़ था, एक दिल्ली था, आदित्य था वो पिलानी था।
तो वो सभी एक अपना कॉलेज वगैरह जो भी एग्ज़ाम चल रहे थे कि, तो वो सब छोड़ छाड़ के आ गए मेरे को पिक करने के लिए। फिर हम गाँव गए, गाँव को मैं पहुँचा रात को लगभग 12:30-1 बजे। तब घर वाले सब भी बैठे थे, वो बोले कि बेटा ले खाना खा ले। खाना क्या खाया जाता है, और उस टाइम पे फिर मैं घर पे पहुँचा, सामान-वामान रखा, और फिर वहाँ से मैं गया, मतलब चाचा जी की जो जो चिता को अग्नि देते हैं, तो वो अग्नि ठंडी नहीं हुई थी। फिर मैं गया वहाँ पे, देखा, थोड़ी देर बैठा, और फिर मैं घर पे आ गया था। बट जो उनकी लास्ट की जो थी ना, जो अंतिम यात्रा थी, जो बुआना से मेरे गाँव की तरफ जो थी, वो लिटरली ऐसा कुछ था कि मतलब एक्सप्रेस नहीं कर सकते आप उसको। अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूँ ना कि यार वो ऐसा था या फिर वैसा था, तो वो ऐसा है कि मैं उसको वर्ड्स में पुट नहीं कर पाऊँगा। मतलब लिटरली यार, कि अगर आदमी आर्मी से कोई बंदा जा रहा है ना, तो खेत में लेडीज़ वगैरह, हमारे क्या कि ऐसे गाँव का पूरा माहौल, खेत-वेत है सारे। तो खेतों में जो औरतें काम कर रही थी, वो ट्रक के पास आ के उनकी आँखों से आँसू निकल रहे हैं कि ये तुम्हारा बेटा या फिर तुम्हारा चाचा नहीं शहीद हुए, हमारा बेटा, देश का बेटा शहीद हुआ। वो लिटरली सभी लोग रो रहे हैं, आँखों से आँसू निकल रहे हैं। स्कूल के जो बच्चे थे, अगर मैं फ़ोन में आपको वीडियोज़ वगैरह दिखाऊँगा, मैं खोलता नहीं हूँ कभी तो मैं दिखाऊँगा कि स्कूल के जो रोड पे सड़कें आती थी ना, वो पूरी सड़कें के बच्चे लाइन से है ना रोड के ऊपर खड़े हैं, हाईवे के ऊपर, और सब जय हिंद के नारे लगा रहे हैं, जैसे ट्रक गुजर रहा है आस-पास से जा रहा है, सब फूल फेंक रहे हैं। लगभग 1500 से 2000 लोग बाइकों के ऊपर चल रहे हैं, जितने भी आस-पास के किसान थे, सब अपने-अपने ट्रैक्टर वगैरह लेके आ रहे हैं। तो एक ऐसा था ना कि मतलब इतना प्राउड फील हो रहा था ना हमें कि यार, बट सेम टाइम वो ये कि आप, अगर आपके घर से कोई बंदा जाता है, फिर थोड़ा आपको ये भी लगता है कि यार वो, क्योंकि हमारी एक तो जॉइंट फैमिली है, तो सभी लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। और फिर यही है बस। भाई जैसे आपने बताया, अभी मेरे पास कोई शब्द नहीं है, बट हाँ, जैसे बताया आपने कि एक सेम टाइम पे स्ट्रॉन्ग भी रहना पड़ता है। हाँ, हमें अच्छा भी लगता है यार कि हाँ, सभी पूरा देश हमारे साथ है, पर सेम टाइम अगर हम कॉइन का दूसरा साइड देखें, हाँ, राइट, तो उसमें है कि यार कोई हमारे, जिन्होंने हमें इतने से इतना बड़ा किया हाँ, कि आज उनका हमारे सिर से हाथ उठ। एग्ज़ैक्टली। मतलब वो मेरे को कहते थे कि यार अंशु, तेरी शादी हो गई ना, तो उसमें तो मैं ऐसे नाचूँगा, देखना तो अपन ऐसे ही करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो हाँ, चाचा ठीक है। वो क्या क्या हम बच्चों में बड़ा घुल-मिल के रहते थे कि एक तो वो मतलब वो तो रेयर ड्रिंक करते थे। तो शादी-विवादी में भी हम जाते ना, तो उन बच्चों को सभी को साथ ले लेते। वो कहते कि यार तेरी शादी हुई ना, तब तो देख ऐसे करेंगे अपन ऐसे। वो सब कुछ है क्या पीछे के पीछे, बातें बन के रह गई बस। तो फिर उसके बाद, मतलब उसके बाद क्या हुआ कि कैसे फैमिली, एज अ पूरी फैमिली, जैसे आपने बताया जॉइंट फैमिली, हुँ। तो उसने अपने आप को कैसे इस पूरे से बाहर निकाला? देखो आप, मतलब कि इससे बाहर तो कभी भी नहीं निकल पाएँगे, ऑब्वियस सी बात है ना, कि वो जो उनकी प्रेज़ेंस है ना, वो तो लिटरली कोई रिप्लेस नहीं कर पाएगा। बट स्टिल जॉइंट फैमिली हमारे जो थे ना, तो उसकी वज़ह से काफ़ी मतलब सपोर्ट रहा एक-दूसरे को, सभी को एक साथ रख के, मतलब सबको लेके चलने का। तो ठीक है, काफ़ी सपोर्ट रहा, और बट ये है कि रिप्लेस तो कभी नहीं कर पाएँगे, और रिकवर भी मुझे नहीं लगता कभी भी उनसे हो पाएँगे। क्योंकि वो जो सपोर्ट है ना, वो सिर्फ़ उनका ही था। क्योंकि वो एक ऐसी पर्सनैलिटी थे ना, आप किसी भी गाँव के बंदे से, आर्मी के बंदे से, मतलब लिटरली मेरे पास कॉल आता है एक दिन, मतलब कि उनके साथ में काम करते थे। तो वो बंदे का फ़ोन आता है मेरे पास, तो मैं पूछता हूँ कि बात-वात होती है, तो वो बोलता है, "यार, सतपाल सर ऐसे बंदे थे ना, हमेशा हँसते रहते थे। जो नया बंदा है उसको आगे भेजते थे। तो उनके जैसा बंदा तो कोई नहीं है। आप गाँव में किसी बंदे से बात करोगे, तो एक बंदा ऐसा नहीं मिलेगा जो उसको कहे कि यार उसने तो मेरे साथ ये चीटिंग कर दी, धोखेधड़ी कर दी। बड़ा हँसमुख बंदे, बड़ा हँसते रहना, तो ऐसा नहीं चलता जो कि कभी रिप्लेस नहीं हो पाएगा। तो फैमिली बैकग्राउंड, जैसे आपका मिलिट्री में, तो उससे आपने भी कभी क्या कोशिश की थी मिलिट्री में? हाँ, एक्चुअली मेरा स्टार्टिंग में 11th तक मेरा यही था कि मेरे को एनडीए क्रैक करना है। एनडीए मेरे को क्रैक करके फिर मेरे को जाना है आर्मी में। लेफ्टिनेंट से सीधा मतलब कि ऑफिसर रैंक में मेरी पोस्टिंग हो जाएगी, और दादाजी भी मेरे को यही कहते थे कि यार तेरे को जाना है, आर्मी में जाना है, तेरे को ये सब करना है, और ठीक है। बट 11th जैसे-जैसे खत्म हुई ना, तो फिर उसके बाद से मेरा थोड़ा-सा जो यहाँ पे भी दूसरे देश में आके बैठे हैं, आपके साथ जो पॉडकास्ट दे रहे हैं, फिर थोड़ा इस तरफ झुकान हो गया। और उसकी भी एक अलग ही कहानी है, बताऊँ? इसकी ऐसा हुआ कि सेम आदित्य जो है मेरा दोस्त, वो मैं बैठा था, हमारा कंप्यूटर का पीरियड था,
कंप्यूटर लैब में बैठे थे, मैं गेम खेल रहा था। सर बोले कि पाइथन का प्रोग्राम है, कोड रन करके देखो। मैं उसको बंद करके गेम खेल रहा था। तो मेरे पास रेंज रोवर की फोटो, मतलब कि वो गलत है, क्या कर रहा हूँ, गेम खेल रहा हूँ। तो टैब बंद करता है मेरा, फिर एक रेंज रोवर की फोटो दिखाता है। फिर वो कहता है कि भाई चना, अगर यह गाड़ी लेनी है ना तो कनाडा जाना पड़ेगा। मतलब ये गाड़ी तेरे को अगर खरीदनी है तो फिर कनाडा जाना पड़ेगा। बोला क्यों भाई? भाई देख, अगर तू आर्मी में जाएगा तो ऐसे कितने, पता नहीं ये सैलरी होगी, कब तक काम करेगा, कब तक नहीं होगा, और वहां पे जाके पैसे बनाएंगे। तो उस एक रेंज रोवर वाली गाड़ी से है ना इस पूरी चीजों की स्टार्ट हुई थी। उसने कहा कि फिर तो आपको पता ही है, दोस्त साथ में वो सपने दिखाने लग जाते हैं बड़े बड़े, वही साथ में जाएंगे, ये करेंगे, वैसे कर देंगे, ये वो। तो फिर वो एक छोटी सी चीज की वजह से ये सब स्टार्ट हुआ। फिर उसके बाद में तो धीरे धीरे उसने मेरे को पूरा अंदर से भर दिया कि भाई जाना है। बोला भाई ठीक है, तो जा रहे हैं। बस ये अपना बाकी था। तो ये ऐसा कुछ शुरुआत हुई थी कनाडा की। और स्टार्टिंग से मेरा ऐसा था कि यार अपने को धंधा करना है, मतलब अपने को बिजनेस करना है, और कुछ ढंग का करना है यार जीवन में, है ना, कुछ अच्छा उखाड़ना है। तो जैसे ही हमारी 12th खत्म होती है, उसके बाद उस टाइम पे चल रहा था लॉकडाउन, कोविड था उस टाइम पे। तो हम कोविड वाले हैं, पास आउट हुए थे, सरकार की वजह से हम पास हुए थे। तो उस टाइम तो कोविड में एग्जाम नहीं हुए थे, नहीं 12th वालों के एग्जाम नहीं हुए थे, फ्री में परसेंटेज बांटे थे सभी को। हाँ, और जो मेरा दोस्त है ना, वो तो कहता था कि भाई अगर एग्जाम हो गए तो मैं तो लिख के दे सकता हूँ, मैं फेल हूँ। तो हमारे एग्जाम होने थे, हम पास हो गए थे। तो जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ, तो मैं और आदित्य हमने सोचा कि यार लॉकडाउन में हमारे टाउन में लोगों को चाहिए क्या। हम बड़े खतरनाक एंटरप्रेन्योर्स वालों को हम दिमाग लगाते थे बैठ के दोनों, किताबें वगैरह पढ़ते, बुक्स रीडिंग वगैरह वो तो काफ़ी करते थे। मतलब 11th से पहले और 11th के बाद कंप्लीटली डिफरेंट पर्सनैलिटी थी मेरी, मतलब मैं पूरा चेंज हो चुका था। तो हमने सोचा कि यार अभी है ना, लोग सब्जी तो हर घर में चाहिए, और डेली सब्जी चाहिए हर किसी को। तो अपन ऐसा करते हैं, और लॉकडाउन लगा हुआ है, लोग घर से बाहर निकल नहीं सकते, तो अपन ऐसा करते हैं, अपन बंदों से सब्जी लेते हैं जो होलसेल में बेचते हैं, उनको घर पे डिलीवर कर। तो चलो ठीक, हमने नाम वाम सोचा, हमने रखा नाम फ्रेश। फ्रेशो नाम रखा हमने, जिसके अंदर मैं और आदित्य। अब यहाँ पे आदित्य का जो किरदार है ना, वो कुछ ऐसा है कि उसके फादर इतने स्ट्रिक्ट है, इतने स्ट्रिक्ट है। मतलब जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वो कहेगा ना कि ये मेरे को पानी पीना है, तो कुछ पापा एक बार पापा से पूछा कि पानी पी लो, तो वो कहे यहाँ पे ले, सिर्फ लेगा। मतलब ये जस्ट एग्जांपल है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। तो ऐसे में उनको ये बताना कि भाई मैं फ्रेश हूँ, ऐसे नाव रख दिया है, हम तो ऐसे डिलीवरी का काम स्टार्ट करें, धक्के खाएंगे सड़कों पे, तो कैसे एग्री करते हैं। तो घर पे उसने बताया, तो उन्होंने कहा कि भाई यही है मल्टी मिलियन डॉलर आइडिया, यही है, यही करने के तो लोगों ने पैदा हुए हैं। वो नया नया आपको पता है कि अलग ही जोश साथ चढ़ते हैं। तो हम मार्केट में गए, पहले तो हमने बनवाए कार्ड्स, बिजनेस कार्ड्स, 250 कार्ड प्रिंट करवा दिया फ्रेशो के नाम से। ये इंस्टेंट डिलीवरी, ऐसा बहुत बढ़िया प्रीमियम से हमने कार्ड बनवा दिया। फिर उसके बाद में हम सुबह 1 वीक हमने डेली क्या किया, हम सुबह उठते 4:30 बजे। आदित्य रहता मेरे घर से 4 किलोमीटर दूर, और मेरा जो घर था वो सब्जी मंडी के थोड़ा पास में था। तो हम साइकिल रखते हैं हमको, मतलब ऐसा था, आर्मी से आपको पता ही है, ज़्यादा सर पे नहीं चढ़ाना, साइकिल थी। अब भी अगर घर पे जाता हूँ तो मतलब पहले मैं साइकिल यूज़ करता था 12th तक। तो वो वहाँ से साइकिल निकालता अपनी, मैं मेरी साइकिल निकालता हूँ, साइकिल पे आते पैडल मारते मारते सब्जी मंडी में पहुँचते हैं। यहाँ पे हमारी 12th पास आउट हो चुके हैं, हम 12th पास बच्चे हैं जो कि साइकिलों पे घूम रहे हैं। तो हम सब्जी मंडी पहुँचते, वहाँ पे देखते कि क्या सीन क्रिएट होता है। तो वहाँ पे बोली लगती, आज आम में बम फूट गया। बम फूट गया मतलब आज आम बहुत महंगा निकला है। तो लोग कह रहे अरे आज आम में बम फूट गया, तो हम नोट करते रहते हैं। अच्छा, आज क्या है कि होलसेल में आम बिकेगा 25 रुपये किलो। अच्छा, जो खीरे हैं ना वो आज 19 रुपये किलो है। तो हम ऐसे नोट वोट कर लेते हैं। तो हमने 3-4 दिन तो स्टडी किया, भाई इस प्राइस पे ये सामान यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ से ऐसे ऐसे बिक रहा है। तो हमने ये स्टडी देखने के बाद में हम एक होलसेल वाले बंदे के पास गए, हमने उससे बात की कि भाई एक काम करो आप, क्या है कि हम आपसे सब्जी उठाएंगे और हम सीधा आगे बेचेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में तो आपको पता है कि इतने ऑडियंस, मतलब कि हमारे पास बंदे होंगे नहीं, ग्राहक होंगे नहीं, जो कि स्टार्टिंग में अगर हम होलसेल में सामान खुद के पास रख ले तो वो सारा निकल जाए, वो वेस्ट होगा। तो अपन एक काम करते हैं, पहले नेटवर्क पे काम करते हैं, कि सामान उठाया और सीधा निकाला। टाइम चल रहा है गर्मियों का, मई जून का टाइम था, हमारे पास साइकिल। तो स्टार्टिंग में कुछ बंदों को घर घर जाके हमने पैम्पलेट बांटे, पर्चे वर्चे बांटे। तो कुछ बंदों का ऑर्डर आया कि हमें सब्जियां चाहिए। तो हम क्या करते, हम दुकान वाले पास जाते साइकिल पे, साइकिल पे वो सब्जी लेते। किसी ने सपोज करो 2 किलो केले मंगा लिए, मतलब पता था कि ज़्यादा कैसे क्या इसको प्रॉपर ऑर्गेनाइज करना है, लिमिट्स भी रखनी है, आप 5 किलो से कम नहीं।
अब कोई कहता 2 किलो केले चाहिए, तो आपको पता है 25 रुपये किलो केले आते हैं, 50 रुपये के 2 किलो केले लिए। हमने केले खरीदे, साइकिल पे मैं जाता, फिर 1.5-2 किलोमीटर साइकिल चलाते चलाते जून के महीने में। अपने पता है राजस्थान में हमारा जो पिलानी है वो कई कई बार ऐसा हो जाता है कि पूरे इंडिया का सेकंड होटेस्ट टेम्परेचर था वो पिलानी का था। तो 40-42 डिग्री टेम्परेचर में बांध के मुंह कवर करके हो जाता, उसको वन दे के आता। तो 3-4 दिन तो ये हमने अंडर कवर काम किया, एजेंट बन गया। फिर बात पहुंची घर वालों तो, घर तुम्हें करवाते हैं धंधे, बैठो घर पे चुपचाप। उन्होंने फिर चुप करके हमें बैठा दिया घर। तो आपने फिर मतलब बताया नहीं कि अरे यार ये मेरा ड्रीम है कि ये मैं कुछ करना चाहता नहीं फिर इतना मतलब कि वो घर वालों के आगे ऐसा कुछ बोलना, मतलब ऐसे लगा नहीं कि यार कुछ बोल रहे हैं, या फिर वो हम भी वो बोले कि चलो ठीक है गर्मी ज्यादा है अब इसको ब्रेक दे दिया जाए। हूँ? आप चाहते थे कोई क्योंकि हम मना करे। क्योंकि 5-7 दिन बहुत परेशान हुए, बहुत थोड़े बच्चों वाला ही था माइंड सेट, तो वो आदित्य के घर वाले भी थोड़े मना कर दे, तो घर वालों भी ओवर ओवर एंड आउट। ओके, तो उसके बाद फिर जब आपने एग्जाम दिया घर की तैयारी की, हाँ फिर उसके बाद मैं यहाँ का सिलसिला स्टार्ट हुआ। हम्म, तो जो मेरा दोस्त था उसने तो वो जलंधर से उसने कोचिंग वगैरह ली, और मेरा ऐसा था यार मैं ये बढ़िया अपन अच्छे स्कूल से पढ़े हैं। मेरा स्कूल काफ़ी बढ़िया था, मैं पढ़ा हूँ बिरला स्कूल पिलानी से। तो वो 1901 में स्टार्ट हुए थे हमारे स्कूल। और वो जो जिन बिरला जी का था, तो वो अपने पोतों को पढ़ाने के लिए वो पाठशाला के रूप में स्टार्ट किए। यार क्या आइल्स की तैयारी वैयारी करेंगे, तो मैंने तो कुछ ऐसे तैयारी करी नहीं थी, ऐसा मैंने एग्जाम बुक किया वहाँ जाके वो एग्जाम दे रहा था, ऐसा कुछ था। फिर आइल्स क्लियर हो गया। अब मेरे घर वालों को ये था, ज़्यादा कुछ पता नहीं था, मैं जो बताता ना वो उनको लगता है कि बस ये बता रहा है, वही ठीक है। तो मैं सारा काम मैंने खुद नहीं किया था, जो भी फाइल वगैरह लगाना, आना जाना, पासपोर्ट बनवा के लाना, जो भी आधार कार्ड में नाम बदल करवाना, एड्रेस गलत हो गया ये सही करवाना, तो सारा मैं ही संभालता था। कि मैं बताता आज इधर जा रहा हूँ आज उधर, तो सब कुछ करवा करवाके, और बस ये सब मैंने काम करवाया। फिर उसके बाद में वीज़ा हमारा फाइल हो चुका था। वीज़ा फाइल होने की भी एक थोड़ी अजीब सी कहानी थी। हमारा प्लानिंग चल रही मेरी और आदित्य की, भाई उसने तो मेरे अंदर एक कीड़ा डाला था विदेश वाला, कि भाई एक साथ चलेंगे, एक ही फ्लाइट में बैठेंगे, तू मेरे पास में, मैं तेरे इधर लेफ्ट वाली सीट पे, तू राइट में, एक दिन अपन फाइल लगाएंगे। तो सब कुछ अच्छा रहा, फाइल वाइल हमने साथ में लगाई, हम जयपुर से हमने फाइल लगवाई थी। और मैं नाम चलो मैं ले देता हूँ, अगर आपको बुरा लगे तो कट कर देना नाम को। आईडीपी के थ्रू हमने फाइल लगाई। तब फाइल लगाने के बाद में हुआ ये कि हमारा उनके साथ थोड़ा ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था आईडीपी के थ्रू। बोले कि लगा दो भाई, तेरे पास अच्छा आधार कार्ड है, चला आधार कार्ड, ऐसे मतलब कि लगा दो जो डॉक्यूमेंट है तुम्हारे पास। मेरी एसओपी मैंने खुद नहीं लिखी थी, अच्छा, आदित्य की एसओपी हम दोनों ने मिल के ली। तो वो उनने भी मतलब कि ज़्यादा ऐसे, जो एजेंट था ना उसने ध्यान नहीं दिया ज़्यादा। फाइल वगैरह लगा दी, 1.5-2 महीने हो चुके, फाइल वाइल लगाए। तो मेरा वीज़ा तो आया। मेरा वीज़ा मैं सो के उठा था कि नींदों में, शादी थी हमारे गाँव में, तो मैं बारात से घर पे आया था, और बारात से घर पे आने के बाद थका हुआ नाच वाच के आया था। तो सुबह उठ के फ़ोन देखा, वो मैसेज आता है ना उनका पासपोर्ट सबमिशन, तो वो मैंने देखा, मैं थोड़ा खुश हुआ अंदर से। मैंने मम्मी को बताया, मतलब दादी बैठी थी, सारे बैठे थे। मेरी तो वो आ गई है, रिक्वेस्ट आ गई है पासपोर्ट के लिए। तो मेरे घर वालों को पता नहीं कि ज़्यादा लोग सेलिब्रेट करते हैं, केक कटिंग करते हैं, ये वो। मेरी दादी कह रही ठीक है आ गई, तो सोचे मैं बची भी नींद थी, वो मैंने नींद पूरी कर ली। घर वालों को कुछ ज़्यादा मतलब पता नहीं था ना कि इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, या फिर ऐसा होता है कि रिजेक्शन भी आ जाता है। मेरी मम्मी को तो ये लगता था कि ये तो अच्छा हर किसी की आती है शायद, ये तो जो भी अप्लाई करता है, तो उनको इतना इंपॉर्टेंस पता नहीं था। तो मैंने मेरा अप्लाई करने के बाद मेरा पोस्ट पासपोर्ट वाली वो सबमिशन रिक्वेस्ट आ चुके थे। इंतजार चल रहा था आदित्य का। तो आदित्य का 5 दिन निकले, 6 दिन निकले, 7 दिन निकले, 8 दिन बाद में आदित्य के घर पे हम बैठे, तो आदित्य का रिफ्यूज, बनाओ बनाया प्लान खत्म, एकदम खतरनाक, मतलब कि हताश, आदित्य परेशान, वो बेचारा खतरनाक तरीके से। और अब हमारी एक पिलानी से पास में क्या एक पहाड़ी मंदिर है, पहाड़ी है जिसपे हम मतलब कि हम चारों दोस्त जब भी नाराज है तब हम उधर चले गए। वो मतलब एक अड्डा नहीं होता जहाँ पे आप बैठ के अपने दोस्तों के साथ, तो हमारा अड्डा था, पहाड़ी के ऊपर ही ऊपर जाके हम बैठ जाते। तो जिस दिन मेरा वीज़ा आया, उसी दिन मैं पिलानी गया। पिलानी जाने के बाद शाम को हम हमारे पहाड़ी पर बैठ के खुशी आ गए, एक तो आ गए, एक और बचे। और जिस दिन आदित्य का वीज़ा आना था उससे पिछले दिन भी हम पहाड़ी पे बैठे। यार उस दिन हम ये सोचे कि यार वीज़ा आ जाए तो ठीक है, साला क्यों हुए। आदित्य कहता हाँ यार बड़ा दिन हुआ, अगर अब वीज़ा आ जाना चाहिए। पिछले वाले दिन हम ये बात कर रहे, अगले दिन हम उसी स्पॉट पे बैठ के दोनों रोते फिर चला गया। तो वो हमारा ठिकाना ऐसा था जहाँ पे हम
जब मन किया हम चले जाते और वहाँ पे बैठ के हमारी महफ़िल जमाते। उसका रिफ्यूज़ल आने के बाद मैं सारा प्लान चौपट, जो सोचा था वो राइट वाली सीट पे कोई और ही बैठेगा। आदित्य का तो आ गया रिफ्यूज़ल। घर वालों का भी ऐसा था कि यार 2 जाएँगे तो कुछ ना कुछ कर लेते हैं ना, सपोर्ट रहता है इनका ये वो। तो अकेला पता नहीं कैसे क्या करेगा। बट हुआ ये कि उस टाइम पे बहुत लंबी-चौड़ी रिश्तेदारी, मेरा यहाँ पे कोई नोन बंदा नहीं कि किसी को मैं जानता हूँ। बहुत लंबी-चौड़ी रिश्तेदारी निकाल के मेरी एक ताई जी हैं, चपू रहती हूँ, तो उन्होंने नंबर मेरे को दिया विकास भैया का। तो उस टाइम पे मैंने फ़ोन लगाया कि मैं ऐसा कि भैया यार मेरे को वहाँ पे मेरे 2 दिन बाद में मेरी फ़्लाइट में 2 दिन पहले फ़ोन कर रहा हूँ कि यार मेरा रहने का कुछ नहीं पता, मेरे को मैं आगे रहूँगा किधर? तो आपका नंबर मेरे को ऐसे-ऐसे मिला, मेरे रहने का जुगाड़ करा। बोले चल मैं देखता हूँ। तो उन्होंने मेरे को एक घर की फ़ोटो भेजी। उस घर का भी बहुत अलग भई वो उसकी भी अलग ही कहानी है। वो डिप्रेशन हाउस है वो घर। हुँ। तो वो बोले मैं कि चल करता हूँ। उन्होंने मेरा घर का जुगाड़ करा दिया। तो आने के बाद मैं फिर उन्होंने घर का जुगाड़ करवाया। फिर स्टार्टिंग में तो मैं और विकास भैया साथ में नहीं मिले थे, 3-4 महीने वो लोग बीत चुके थे। इवन मैं वापस इंडिया चले गया था ना चाचा जी के लिए, तो उसके बाद में फिर हम दोनों साथ में रहना स्टार्ट किया। उन्होंने घर का जुगाड़ कराया, फिर घर वालों ने सब शॉपिंग-वॉपिंग, हमने थोड़े बहुत कपड़े-वपड़े खरीदे, जो भी करना होता फ़ॉर्मेलिटीज़, वो सब ने मिल-जुल के हमको भेज दिया विदेश, जाओ बेटा, जी लो अपनी ज़िंदगी। तो ये हमारी विदेश पहुँचने की कहानी थी। फिर जब आप इधर आ गए, हाँ। तो ये क्वेश्चन है यार कि मतलब मेरे जो बाकी गेस्ट हैं उन्होंने भी हाँ, हाँ। बताया, तो मैं आपसे भी पूछूँगा ये, हाँ। क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हुँ। उसके लिए जो भी बाहर जा रहा है, मे बी बाकी जो नहीं है वो ना समझ पाएँ, बट उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट। आपको ये हिट कब हुआ था कि यार मैं अपनी फैमिली को छोड़ के इतनी दूर जाऊँ? ये मेरे को रियलाइज़ हुआ जब कनाडा पहुँचे मेरे को, जब मैंने पहली सुबह देखी कनाडा की, तो मेरे को ये रियलाइज़ेशन हुई कि यार मैं तो भाई कहाँ आ गया मैं, क्या है साला? ये कौन से गोले पे आ गया मैं? तो उस टाइम पे मेरे को लगा, लिटरली फ़ील हुआ। और जो क्योंकि पहली चीज़ तो ये थी कि मैं किसी को यहाँ पे जानता नहीं। मोस्टली बंदे होते हैं कि अपने नॉन रिलेटिव के पास आ गए, भैया के पास रह गए, हाँ भैया, भैया सारे काम करवा रहे हैं। मैं एयरपोर्ट पे पहुँचा, एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद में मैं देख रहा हूँ आस-पास, साला आ तो गया, अब ये एड्रेस है, इस पे जाना कैसे है? और पहले तो खुद को देखा, पहुँच गए हैं। क्योंकि मेरे को ये लगता है, बंदे को 12th के बाद जो बंदे आते हैं ना, उनको थोड़ा टाइम लेना चाहिए, मतलब कि आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद में आना चाहिए, थोड़ी चीज़ें देख के। अब मैं 12th के बाद में, अब तो फिर भी 1 साल में बहुत कुछ सिखा दिया है चीज़ों ने और थोड़ा मैच्योर बना दिया है। मैं देख रहा कि यार आ गए, तो एक सरदार जी खड़े थे आगे। मैं बोला कि भाई ये एड्रेस है, मेरे को यहाँ पे जाना है, तो आप छोड़ दो भैया। तो वो ऐसा था कि वो टैक्सी वाले ही थे। वो बोले कि हाँ, हाँ, छोड़ दो, $70 लगेंगे। मेरे को क्या पता अब $70 कितना सही है, गलत है। बोले मेरे को तो छोड़ दो। तो मेरे को रात को लगभग 1 बजे के करीब उन्होंने टैक्सी में बैठाया और मेरे को ड्रॉप कर दिया। अब मैं गाड़ी में बैठा-बैठा हूँ, मैं मतलब ऐसे देख रहा हूँ कि पता नहीं कौन से प्लेनेट का उसमें खड़ गई बिल्डिंग इमारत। मेरे दिमाग में थॉट अलग, और फिर दूसरा ये भी कि यार डरा, क्योंकि मेरी ऐसी थी कि एक तो मेरे दोस्त, दूसरी हमारी जॉइंट फैमिली। मेरे साला ऐसा घंटा याद नहीं आता जिस टाइम पे मैं 3 या 4 लोगों से कम मैं अकेले में रहा हूँ। पूरे दिन कभी शाम को जिम में चले गए, रनिंग करने चला गया, दोस्तों के पास पहाड़ी पर चले गए, गाँव निकल लिया, खेत में घूम रहा हूँ। मैं ऐसी चीज़ से निकल के आ रहा हूँ, है ना, ऐसे बैकग्राउंड से, और यहाँ पे मैं अकेला। मेरा दिमाग चल रहा है कि यार यहाँ पे तो क्या है, आदित्य भी नहीं उसको फ़ोन हो रहा है, "आ जा भाई पहाड़ी पर चलिए।" वहाँ आके फिर घर पे उन्होंने छोड़ा। अब वो घर का किस्सा स्टार्ट होता है जिस घर में मैं रुका। तो घर ऐसा खंडर, बिल्कुल सड़ी हुई बेसमेंट। पहले बेसमेंट आपको पता है डिप्रेसिंग कितनी होती है। बेसमेंट तो सड़ी हुई, जाते ही वहाँ पे एक अलग माइकल माइकल नाम हुआ करता, वो पूरे दिन वेड पीता रहता। तो वो बाहर वेड पी रहा था। मैं बेसमेंट में कैसे ना कैसे करके अंदर घुसा। तो जो मेरा रूम था, वो मैंने नॉक किया। नॉक कर रहा, जो बेसमेंट के ओनर थे, फिर मैंने उनको फ़ोन किया। मतलब वो मेरे उस टाइम पे साथ में थे, तो वो साथ में नॉक कर रहे थे कि वो बांग्लादेश से थे। बोले कि दिस विल बी योर रूम एंड मेक योरसेल्फ होम। तो मैं नॉक कर रहा। मैं क्या बताऊँ, वो रूम होगा ये जो अपने कर्टेन लगा रखा है ना, यहाँ से लेके पूरे स्लाइड तक, और वहाँ पे अगर अपन देखें तो शायद इस स्लाइड की एंडिंग हो रही है यहाँ तक। मतलब 2 बेड उसके अंदर डले हुए, बीच में इतनी स्पेस और कोई जगह नहीं है उस रूम के बीच में, और लंबाई उसके आगे इतनी जगह और बची। और मेरे को, हम नौक कर रहे हैं, 10 मिनट हो गए, नौक कर रहे हैं। यार मेरा रूममेट सोता ना, ये तो गेट ही नहीं खोल रहा। नौक कर रहे, आधा घंटा हो गया, वो गेट बजा रहे एकदम। हम रात के 1 बजे में मैं आया हूँ,
मैं इंडिया से कनाडा में आया हूँ, ये मेरी वेलकम हो रहा है। तो जैसे गेट खुलता है, तो गेट मैंने खोला, तो उस कमरे से एक लड़की बाहर निकल के आती है। यानी लड़की बाहर निकल के आती है। मैं आंटी की तरफ हूँ, आंटी व्हाट इज दिस? आंटी को ये समटाइम्स शी केम टू स्टडी हियर। मैं क्या, ओके। फिर मेरा रूममेट निकला, बोला हेलो भाई, मैंने हाथ मिलाया। तो वो, मैंने सोचा होगा वही, ठीक है, पढ़ने के लिए आती होंगी, बाहर चलेंगी। मेरा जो बेड लगा हुआ था, अच्छा वाला बेड उस भाई ने अपने लिए रख लिया था। मेरा वाला जो बेड था उस पर मैंने सामान वामान रखा। 1 बजे और नींद आ रही थी, थक गया था, मतलब इतना ठक लग रही। तो मैंने जैसे ही मेरे कपड़े वगैरह भी कुछ चेंज नहीं किए, मैंने जूते निकाले, जैसे बेड पे सोने ही लगा, बेड अंदर, मैं बेड से नीचे गिर गया। वो क्या है कि 2 फट्टे लगा रखे थे, 2 साइड में ऐसे लकड़ियों के डंडे, और उस पर फट्टे लगा रखे। तो फट्टे आपको बताइए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया तो साला सीधा अंदर जाएगा। वो बेड से नीचे गिरा, गिरते ही वो रूममेट हो रहा है, अरे कोई नहीं कोई नहीं, मेरे साथ भी एक बार हुआ था, मैं भी इस पे बैठा था, तब भी मैंने बेड लिया। मैंने उसको सही वही किया और मैं वहाँ पे सो गया। और मई में उस टाइम पे थोड़ी सर्दी थी, मेरे पास ब्लैंकेट भी नहीं, मेरे पास ओढ़ने का कुछ भी नहीं। तो वो रात तो मैं ऐसे सिकुड़ के, मतलब ऐसे बन बना के रात हो गया सो। वो रात मैंने निकालते, वो रात निकालने के बाद में जब दिन हुआ, मैं बाहर आके देखा, तो फिर रियलाइज हो रहा कि भाई ये तो यार कोई गलत जगह ही ये तो यार कि ये तो गलत तीर ले लिया उड़ता हुआ, है ना। यहाँ पे तो ना आते तभी ठीक। फिर स्टार्टिंग में जो मेरा टाइम था ना, 1 महीना, वो बड़ा डिप्रेसिंग डिप्रेसिंग फेस था। ऐसा क्यों किया वो? पहली चीज तो यही कि यार अब मैं जस्ट 12th पास था, कि कभी घर से बाहर नहीं रहा था। आपने एक और चीज बोली अपनी रिसेंट की कि किसी को +2 के बाद नहीं आना चाहिए हाँ। टाइम, ऐसा क्यों? इसका रीज़न ये है कि +2 के बाद में जो बंदा आता है ना, पहली चीज़ तो उसने इंडिया का मतलब कि माहौल ही नहीं देखा, जो कि कॉलेज लाइफ हो जो उसकी होती है, उसने मिस कर दी। और इंडिया की कॉलेज लाइफ ऐसी है जो कि आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाती है, लिटरली आपको। इवन आप भी शायद ग्रेजुएशन के बाद में ही आए हैं ना, तो वो जो एक्सपोजर देती है ना, वो बहुत अच्छा है। लिटरली वो एक आदमी को हर तरीके से मैच्योर बना देती है। वो आपको बाहर घूमना भी सिखाती है, वो आपको घर वालों से झूठ बोल के कोई गलत काम या सही काम जो भी करना वो करना भी सिखा देता है। वो आपको लोगों की परख करना भी सिखा देते हैं वो 4 साल। तो 4 साल वो ऐसे होते हैं कि आपको मैच्योर बना देते हैं, आपको दुनियादारी से है ना वाकिफ करा देते हैं कि बेटा स्कूल टाइम तो तुम बच्चे, और अब आओ रियल वर्ल्ड में, तब दोस्ती भी सीखो, प्यार मोहब्बत भी सीखो, और रियल वर्ल्ड है ना उसको भी सीखो। तो वो आप फेस छोड़ देते हो जहाँ पे आपको मैच्योर होना था, मतलब इन चीज़ों को देखना था, ऑब्जर्व करना था, खुद को समझना था। तो वो छोड़ के आप सीधा दूसरे देश में आ जाते हो। वो अचानक से है ना, थोड़ा-सा ऐसा मेरे को लगता है कि बहुत सारी चीज़ें अचानक से मिल जाती हैं, मतलब फिर आके खुद को एक्सपोज़ करना चीज़ों से, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इस वजह से मेरे को लगता है कि ग्रेजुएशन करो, उसके बाद में आप अगर आपको आना है, फिर उसके उस तक आपको टाइम भी मिल जाता है कि मेरे को क्या करना है, और लिटरली वहाँ पे जाना है या नहीं जाना है। टेक योर टाइम एंड आफ्टर ग्रेजुएशन थिंक अबाउट इट कि आपको आना है, नहीं आना। आपने बोला कि स्टार्टिंग का जो 1 महीना था वो हुँ। डिप्रेसिंग था, ऐसा क्यों? यार वो ऐसा कि वही एक तो मतलब माया था एकदम ऐसे जॉइंट फैमिली, घूमने वाला, ये वो किसी चीज़ की रेस्ट्रिक्शंस ऑब्वियसली थी, बट फिर भी मतलब ऐसे कि मैं अगर कोई बोलता ना कि मेरे को काम घर वालों को विश्वास है कि कुछ गलत तो नहीं करेगा, तो रेस्ट्रिक्शन नहीं है ऐसे में जो मैं कह रहा हूँ कि वो चीज़ें उसे सब। यहाँ पे आते ही मैं घूम रहा हूँ अकेला, मेरे को ना तो कुछ पता किधर जाना है, ये वो, ना कोई बात करने वाला। तो इस वजह से मेरे को, मैं बहुत डिप्रेसिंग था। तो यार किससे मैं बात करूँ, किसको बताऊँ कि यार मेरे साथ क्या चल रहा है। घर वालों को आप ऐसे नहीं बोल सकते, वो बेचारे टेंशन में आएंगे। यहाँ पे साला बोलने के लिए कोई है ही नहीं, तो अकेला ही घूमता रहता सड़कों पर। कहीं कहीं ऐसा हुआ है कि मैं तो सड़कों पे जा रहा हूँ, दिमाग खराब हुआ, कहीं पे से घास वास है, रात का टाइम में बैठ के आँखों से आंसू टपकने लग जाते। ऐसा फेज आ गया था स्टार्टिंग में। फिर जाके थोड़ा थोड़ा, पहले तो मेरा ये था, मैंने 2 महीने का रेंट दिया था, $450 तो मैं पहला तो ये था कि भाई ये 2 महीने खत्म होते मेरे को इस घर में नहीं रहना। हाथ जोड़ दिए मैंने कोहनियों तक, बोला इससे मेरे को बाहर निकलना है। पहले तो उस घर से बाहर निकला। घर से बाहर निकलने के बाद में सिचुएशन 30-40% तो वहाँ पे बेटर हो गई, कि वही उसमें डिप्रेशन हाउस से, उस डिप्रेशन हाउस से मैं बाहर निकल गया। फिर धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी चीज़ें बेटर हुई, 1-2 महीने और फिर मैंने काम वाम स्टार्ट किया। वो भी मतलब है ना ठीक था, मतलब यार वही है, वो बिजनेस स्ट्रगल तो आपको पता ही है, यहाँ पे हर किसी को करना पड़ता है। काम वाम किया, फिर उसके बाद में मैं वापस इंडिया चला ही गया था 4-5 महीने बाद। तो जो 2 महीने आप रहे, वो लड़की दोबारा नहीं आई? वो लड़की है ना, उस लड़की का किस बताओ। और वो लड़की का आपने किस्सा है ना, वो देख ली तो जूतियों से मारेगी मेरे को, पता नहीं।
हम कौन सा नाम ले रहे हैं? हम नाम भी नहीं ले रहे वो तो मुझे कुछ पता, मैं तो कल्पना ही कर रहा हूँ। यार। इसके अंदर मैं आपको पूरा एकदम पार्शियली बताऊंगा, एकदम है ना, कंप्लीट अनफिल्टर्ड। और फिल्टर आप कट करके इसमें लगा देना। देखेंगे वो अनफिल्टर्ड बोला तो अनफिल्टर्ड ही जाएगा। बोलो। तो यार इनका कुछ ऐसा हुआ कि भाई स्टार्टिंग में मतलब कि मैं आया था भाई, वो लड़की आती हूँ, मिलते जुलते बैठते हूँ यार, विदेश में आई अब ये सब होता है। मैं थोड़ा गाँव वाली पुरानी थिंकिंग, नया मॉडर्न थिंकिंग चलता है ये सब। तो चलो ठीक है। फिर एक दिन क्या हुआ कि वो उसकी दोस्त थी, मेरे को नहीं पता भाई वो क्या थी, पर वो क्या है कि वो, मैं इधर बैठा हूँ वो उधर बैठी है, तो वो उन्होंने किस करी है। तब मेरे दिमाग में फिर से थोड़ा कि यार थोड़ा बहुत तो मतलब देखो यार, यहाँ पे मैं बैठा हूँ, कुछ तो शर्म करो। फिर अगेन मैं यही थोट ले गया भाई, मैच्योर मतलब मैच्योर क्या, नया विदेश, विदेशी थिंकिंग, ये तो इधर नॉर्मल है। मैं ऐसे सोच रहा हूँ चलो ठीक है। तो फिर धीरे धीरे चीजें थोड़ी सी आगे बढ़ी। आगे कैसे बढ़ी? आपके सामने सामने ये तो गड़बड़ थी, वरना मेरे को पता कैसे चलता। आगे कुछ इस प्रकार बढ़ी कि ये हुआ, तो अगर उन्होंने मेरे सामने किस कर रहे हैं, वो बेचारे कंफर्टेबल होते हैं, तो हालांकि आगे भी थोड़ा धीरे धीरे जाएंगे। तो बीच बीच में धीरे धीरे प्रोसेस होते होते उनका एक टाइम ऐसा आ गया कि मैं रात के बजे थे 10:30 11:30, मैं मेरा लैपटॉप चला रहा हूँ, मैं असाइनमेंट कर रहा था शायद, और मेरे को आवाज आती है राइट राइट तरफ में हल्का सा देखता हूँ, हल्का जैसे ही मैं देखता हूँ, मैं वापस सर मार के मेरा लैपटॉप बंद करके उधर मुंह कर लेता हूँ। तो आप समझ जाओ अब उधर क्या हो रहा। अब मैं ऐसी कि यार भाई मैं क्या करूँ यार, मतलब बंदा ना इतना ऑकवर्ड हो जाता है ऐसी सिचुएशन में कि मतलब मैं करवट लेने में भी मेरे को ऐसे लग रहा है कि भाई पता नहीं मैं कहाँ फंस गया, मैं स्टैचू हो गया, मैं ऐसे फ्रीज हो गया लिटरली उधर। फिर उसके बाद में उनका खत्म हुआ, काम हुआ, वो चली गई, मैं भी सो गया, मेरी इतनी हिम्मत नहीं, मैं वैसे ही सहमा सहमा रहता था कि उसको कुछ बोलूं। तो बट उस टाइम में मेरे को, मैं ये सोचता कि यार साले मेरे को बता देता भाई, मैं 20 25 30 मिनट वहां चला जाता है ना, तो तेरा टाइम दे देता है, तू अच्छे से कंफर्टेबल रहता। इतनी क्या हवस, इतनी क्या साला, रूममेट तेरा इतना बड़ा तो ये कमरा भी नहीं है कि तू मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है, कोने में तू लगा हुआ है, एक में मैं सो रहा हूँ, इतना सा हमारे बीच में गैप है ना। तो इतनी भी क्या है यार कि तू कुछ तो सोचता। तो जब आप इंडिया गए थे उसके बाद वापिस आए, हाँ तो फिर कैसा था, ऐसे उसके कैसे चेंज हुई आप? हाँ उसके बाद में मेरे को लगता है कि लिटरली मैं कनाडा में आया और मैंने खुद को थोड़ा पहचाना और चीज़ें स्टार्ट की। और दूसरी बात ये भी थी, सेकंड टाइम मैं कनाडा आया तो उस टाइम पे आदित्य का वीज़ा आ गया था, तो फिर मैं और आदित्य साथ में ही आए थे फिर दूसरी बार। तो राइट में इस बार आदित्य था। हाँ इस बार आदित्य बैठा था। वो सपना जो आप देख रहे थे कि हम हाँ दोनों इकट्ठे जाएंगे, वो पूरा हो गया। वो पूरा हो गया था, बट स्टिल उसके अंदर ये था, थोड़ा सा चेंज आ गया कि आदित्य के भाई यहाँ पे रहते हैं, उनके वो हाजी के लड़के, तो वो और उनका जो लैंड ओनर है वो ये हो रहा है कि भाई मैं तो दो ही बंदों को, तो ऑब्वियसली वो तो अपने भाई के साथ रहेगा। तो वो जो सपना था ना कि हम साथ रहेंगे, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। फिर अलग दूसरी जगह मूव हुआ, उसी पंकज के साथ में। पंकज मेरे को एयरपोर्ट पे लेने आया, उस बंदे ने भी यार मेरा बहुत साथ दिया, मतलब बहुत चीज़ें उसने लिटरली बहुत सपोर्ट किया हार्ड टाइम्स में भी। मेरे को फिर एयरपोर्ट पे लेने भी आया, फिर उसके साथ में मैं 2 महीने रहा। यहाँ पे भी रहने में बहुत ऊपर नीचे गड़बड़ी हुई, आपको जैसे कि हम पहले भी बात कर रहे थे, छुप छुप आगे रहा मैं जो, बताओ। मतलब 1 महीना तो मैं 13 दिसंबर को आया था, 30 दिसंबर को 1 तारीख से हमको घर चेंज करना था, 25 तारीख तक हमें कोई घर नहीं मिला, 26 27 को हमने ऐसे एवं ही उड़ा दिया, 28 29 को हम घर की तलाश में निकले, 30 तारीख को हमको कोई घर पसंद आया। तो 30 तारीख को हमको घर पसंद आया, और उस बंदे ने क्या किया था कि फॉर एग्जाम्पल वो बंदा क्या कि इंडिया जा रहा था, तो उसने ये सोचा कि यार इंडिया में जाऊंगा तो मेरा सामान यहाँ पड़े, मेरा रेंट लगेगा, तो मैं एक काम करता हूँ मेरी जगह दूसरे बंदे से, तो बिना ओनर से उसने बात किए वो जो एक कमरा था वो हमें रेंट पे दे दी। ना हमें ये पता कि ये ऐसे कर रहा है। और उसका ये था कि यार उसको तो इंडिया जाना था, 18 तारीख को उसको इंडिया जाना था, तो वो मेरे को हमें बोला देखो 18 दिन की बात, थोड़ा सा ओनर से छुप के रहना क्यों, लेकिन नहीं नहीं यार वो थोड़ा खड़ूस है। फिर तब तक तो हम उसको डिपॉजिट दे चुके थे, 2 महीने के एडवांस में दे दिया था, रहने सहने का सब फाइनल कर दिया था। फिर बाद में हमें सोचा कि चलो ठीक है, ध्यान रखेंगे, हम थोड़ा छुप के रहेंगे। और छुप छुपा के हम रहते थे, थोड़ा ओनर का ध्यान रखते थे ये वो। अब
उन लोगों ने 3 लोगों ने लीज पे साइन कर रहे थे, उसने, उसकी गर्लफ्रेंड ने, उसके भाई ने। 2 बेडरूम बेसमेंट थी वो, और वहाँ पे बंदे रहते 7, 7 को मिला के, हमें मिला के, मतलब कि 3 वो, एक उसका रिलेटिव, उसका साला लगता था वैसे रिलेशन में, एक उसका रिलेटिव, और एक और रिलेटिव, तो 5 तो वो हो गए, और मैं और पंकज 7। तो एक कमरा हमारा, और दूसरे में वो आधे मतलब कि बाहर एडजस्ट कर लेते, हॉल में, बेडरूम में एडजस्ट करते। तो 7 बंदे, आप सोचो वो उधर भी, साला एक दो की, एक की तो शर्म कर ले, दो की शर्म कर ले, 7 बंदे, 3 की जगह 4 एक्स्ट्रा। तो कुछ दिन चला, कुछ दिन चला, कुछ दिन चला। फिर एक दिन क्या होता है, 17 जैन की बात है, उधर को पता चल गया कि भाई ये तो बेसमेंट में 7 बंदे हैं। बोला कि, वो बोला कल की तारीख में बेसमेंट खाली हो जानी चाहिए। उस टाइम पे हमें भी नहीं पता था कि यार यहाँ पे जो टेनेंट है उसके पास इतने राइट्स होते हैं जितने कि ओनर के पास में भी नहीं है। कुछ आए तो रेंट दे या फिर ना दे, वो ओनर उसका कुछ नहीं कर सकता है ना। तो हमें इतना पता नहीं होना चाहिए, भाई ये तो पता नहीं क्या ही कर देगा, खाली करना पड़ेगा आपको। तो उसने क्या एडजस्ट करवाया, पंकज जो था, पंकज के दोस्त रहते थे ब्रैम्पटन, वो तो ब्रैम्पटन मूव हो गया। और उसके जो, और 18 तारीख को उसकी फ्लाइट थी, 18 को इनको जाना, 17 को उन्होंने ही बताया। तो वो तीनों के तीनों थे, वो 18 को इंडिया चले गए। बट इंडिया जाने से पहले उन्होंने क्या किया, जो हमारा घर था उससे जस्ट पास वाली जो बेसमेंट थी वो भी रेंट पे अवेलेबल थी। तो वो उन्होंने 2 बंदों के लिए रेंट पे ले ली। 2 बंदे किन के लिए, जो उनके दोनों रिलेशन में थे। तो वो वहाँ पे एडजस्ट हो गए, अटक गए हमें, मैं किधर जाऊँ। तो वो बोले, मैंने अब यार मैंने रेंट दे रखा है पूरा, मैं रहूँ तो आराम से रहूँ, पर उस टाइम मतलब पूरा भाई मेरे को तो मेरा स्पेस चाहिए रहने के लिए, तुम एडजस्ट करो, एडजस्ट अगर किसी को करना भी है तो। बट उस दौरान यार मैं भी थोड़ा ऐसे बच्चा वो मन बुद्धि बोल दो अब तो, आप मेरे को जो ऐसी हरकतें करी, मुझे ठीक है मैं करूँगा एडजस्ट। तो वो मेरे को बोला, ये जो 2 लड़कों का जो मैंने बेसमेंट दिलाई ना मेरे रिलेटिव को, दोनों भाई को, तो एक काम करे इनके साथ रह ले, जब तक ओनर को पता नहीं चलता। और जब ओनर को पता चल जाएगा तब तेरा आगे कुछ और देखें। और तब तक मेरा ऐसा था कि मेरे विकास भैया से ना ज़्यादा मतलब बात बात होती थी। उनको, उन्होंने मेरे को बोला था यार तू डायरेक्ट मेरे पास ही लैंड हो जाना। और उस टाइम पे पंकज मेरे को बोला कि भाई मेरे को, हमने उसको मना नहीं कर पाया, बोले यार भैया अभी तो उसके साथ रह लेता हूँ महीने, फिर मैं मतलब यहाँ पे पास आता हूँ। उस टाइम पे चला जाता तो ये सारा चैप्टर क्लोज ही हो जाता और जो मजे से रहता। बट मेरे को वही फिर से 3 लेना था, एक और उड़ता हुआ। तो उस टाइम पे मैं बोला कि ठीक है, चोरी छुपा रहे जो भी छुप के हम रहेंगे। तो उस बेसमेंट में सुबह मैं जाता हूँ वेयर हाउस में। वेयर हाउस का मतलब कि काम पे मेरे को उसी बंदे ने दिलाया, उसको उसकी जगह रिप्लेस किया था। विट भी जाना होता था वेयर हाउस में, और लंपिंग का काम, मतलब कि यूएस अमेरिका और मेक्सिको से वहाँ पे आते फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, -6 डिग्री के अंदर 8 घंटे कंटिन्यूसली आपको ट्रक से सामान वो सब्जियाँ उतारनी है, और स्किडों पे लगानी है। मेरी टी शर्ट गिल्ली हो जाती थी, ऐसा काम था। मतलब -6 के अंदर टी शर्ट में आपके पसीने आ रहे हैं, तो सोच, बोलो कि 2 महीने मैंने काम किया, मेरे बॉडी ऐसे कट्स वट्स आ गए, ऐसे हो गई मस्त कि पता नहीं कहाँ मजदूरी करके आता हूँ। और मैं जाता ट्रेन से, मतलब कि यहाँ से पकड़ता ट्रेन। ट्रेन आपको पता है, यहाँ से 40-50 किलोमीटर दूर है वो, तो 1.25 घंटा लगता है जाने का। वहाँ पे मैं, वो मेरी दिहाड़ी लगा फिर आता घर। तो इस दौरान क्या होता है कि स्टार्टिंग का जो दोपहर तक का टाइम था, 3 बजे मैं वापस, तो वो तो मेरा शिफ्ट पे निकल जाता है। 3 बजे के बाद में जो टाइम था वो मैं गुजारता उस बेसमेंट में, जिससे हमें निकाल दिया गया था। मैं चुपचाप जाता, धीरे से उसका गेट खुलता, जब कोई देख नहीं रहा था अंदर होगा, अंदर घुसने के बाद में लोग कर ले। तो 6-7 दिन ही ये मसला चला। मैं वहाँ पे खाना वाना बना लेता, शावर ले लेता। फिर ओनर को पता चल गया, उसने फ़ोन किया, बोला कि बेसमेंट में तो आवाज़ आती है, कौन आता है? तो वहाँ पे भी मेरा रहना बंद। तो वो बोला कि भाई इस रेस्टोरेंट में जाना बंद है। तो मैं सोचा क्या वो, और वहाँ पे क्या करता है, वहाँ पे रह के रात को सोने के लिए अंधेरा जैसे ही हो जाता ना, अंधेरा होते ही मैं पास वाले घर में चले जाता सोने के लिए। रात वहाँ पे गुजारता हूँ। एक कमरा था, उसमें 3 बंदे में एडजस्ट होते कैसे ना कैसे, छोटा ही कमरा था। फिर 7-8 दिन तो मेरे निकाल दिए थे, 7-8 दिन वो निकालने थे, 1 तारीख तक मेरा ऐसा था। उसके बाद में तो मैं विकास भैया के साथ में शिफ्ट हो गया उनके घर में। तो बचे हुए 7-8 दिन बड़े फिर ऐसे वो अंदर से छुप छुपा के ना लिए, बाहर 30-30 मिनट खड़ा रहता कि भैया वो अंदर की जाने का टाइम है, तो ये निकल जाता, फिर मैं अंदर घुसूंगा। फिर छुप छुपा के वहाँ पे कैसे ना कैसे बचे हुए 7-8 दिन। सही है यार, काफी इंटरेस्टिंग है। जो मतलब जब से आया तब से दिमाग में कुछ ना कुछ हो ही रहा है, कुछ ना कुछ चला चल रहा है। ठीक है। तो अभी अभी क्या आगे प्लान्स क्या हैं आपके? अभी तो प्लान्स कुछ इस प्रकार से हैं कि एक तो हमने 2023 था ना, एक
मतलब कि एक जन से हमने ये किया था कि यार इस साल में कुछ अच्छा करना है, देखते हैं कि 31 दिसंबर को तो हम ऐसे खराब हो रहे थे, अगले जो 31 दिसंबर आएगी ना उसको हम कहाँ पे स्टैंड करेंगे। तो 1 तारीख को तो हमने पहला पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया था, जैसा कि आपने बताया था, प्रियांशु गुप्ता का रिकॉर्ड किया था। तो हमने रिकॉर्ड करने के बाद में हमें वहाँ से एक चीज़ समझ में आई कि हमारा ये पॉडकास्ट या फिर जो भी हम व्लॉग, मैं व्लॉग भी बनाता था 2018 में, मैंने एक व्लॉगिंग चैनल स्टार्ट किया था। तो उस पे मैंने 150-200 वीडियोज़ अपलोड करी, मैंने कैमरा खरीदा, भाई क्वालिटी कंटेंट देता हूँ, तो साला कुछ नहीं चला, और बढ़िया बैठ के 5-5 6-6 घंटे एडिट करके अपलोड करता हूँ। तो वो सब करने के बाद में मेरे को एक चीज़ समझ में आई कि यार लोग मेरे को देखेंगे क्यों? ना तो मैं कोई एक्टर हूँ, ना कुछ मैं ऐसा डिलीवर कर रहा हूँ कंटेंट कि भाई आओ और मेरे को देखो, वही हेलो गाइस मैं आज ये आ रहा हूँ, वो आ रहा हूँ, वही मैं गा रहा हूँ। तो कुछ अलग ट्राई करते हैं यार, है ना, जो जिस चीज़ में मैं अच्छा कर सकता हूँ। अ, इस बात को हो चुका था लगभग, मतलब कि दिसंबर से हमने मई, दिसंबर, फिर जनवरी, फेब, मार्च के अराउंड हमने स्टार्ट किया था। मारवाड़ी का ही हमने सोचा कि यार हम जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ का भी लेते हैं कुछ इसको। ऐसे शुरुआत में हाँ, प्रियांशु चौधरी से मारवाड़ी गए की तरफ से। अब थोड़ा बहुत मतलब ऐसा कुछ उखाड़ा तो, बट स्टिल थोड़ी कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें वर्कआउट करें। मतलब 2-3 फॉलोवर थे, 16 व्यू आते थे, 13 फॉलोवर थे, बट ये धीरे धीरे 5-7 वीडियो डाली, थोड़ी बहुत चली, किसी पे 300 व्यू आ गए, किसी पे 400 व्यू आ गए, थोड़ा बहुत एक दो लोगों ने follow किया। तो मेरे को याद है कि 98 फॉलोअर्स मेरे थे ना, 98 फॉलोअर्स मेरे मारवाड़ी गाय पर थे, मेरी 6-7 वीडियोज़ होंगी। तो उस टाइम पे एक तो मैं जैसे कि है ना, मैं एक जॉब पे स्टिक नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब ठीक है, मेरे को ये थोड़ी ठीक बात भी लगती है। मेरा ऐसे दिमाग खराब होने लग जाता है लिटरली कि यार मैं क्या कर रहा हूँ? कहाँ पे अपना टाइम दे रहा हूँ? मेरे को जॉब छोड़नी थी, और दूसरा मेरे को ये था कि यार कुछ अब और करना है, और ट्राई करना है। फिर मेरे पास सिक्योरिटी का लाइसेंस मैंने अगस्त में बनवा लिया था। फिर मैं गार्डा वर्ल्ड के 5-6 चक्कर काट चुका था। फिर मैं छठे चक्कर में वहाँ पे गार्डा वर्ल्ड गया ना, तो वहाँ पे एक बंदा मेरी तरफ घूर के देख रहा हूँ, ऐसे-ऐसे देख रहा हूँ। 2-3 बार उसने देखा। फिर मैं अच्छा, फिर वो मेरे को भूल ही गया आगे से कि ब्रदर आई हैव सीन योर वीडियो समवेयर। मैं कहा कहाँ पे? फिर वो बोला कि यार आई थिंक यू आर इन इंस्टाग्राम और टिकटॉक समथिंग। मैं सोचा भाई इतने फेमस बंदा, 98 फॉलोवर वाला बंदा, इतना फेमस की बंदा तेरे को कह रहा है कि आई हैव सीन इसमें। चलो ये भी ठीक है, एक्सपीरियंस ये भी ठीक है, चलो ये भी सह लेंगे। तो मैं बोला कि यार ये तो ठीक है, मेरा कुछ इसका जुगाड़ करा दो यार, मैं चक्कर काट रहा हूँ वहाँ पे गार्डा वर्ल्ड के पास। तो वो बोला कि ओके आई विल डू समथिंग। तो बंदा भी अच्छा था, फिर उसने मतलब पर्सनली अपना रेफरेंस लगा के मेरे को गार्डा वर्ल्ड में रिक्रूट करवाया। फिर जैसे मैं गार्डा वर्ल्ड में आ गया, मतलब सॉरी कंपनी का नाम नहीं लूँगा मैं, जैसे ही मैं सिक्योरिटी लाइन में आ गया, तो उसके बाद में मैंने पत्ता उसका साफ़ किया वेयर हाउस का, क्योंकि वो बहुत बहुत डिफिकल्ट, उसको मैंने छोड़ा। फिर अभी तक मैं हमने सिक्योरिटी वाला काम स्टार्ट किया, साइड बाय साइड हमारा वो चल ही रहा था धीरे धीरे। तो पहली वीडियो थोड़ी ऐसे चली, जिस वीडियो पे 15,000 व्यू आए, एक वीडियो पे 15,000 व्यू, मैं सो के उठा रहा, सुबह उठ के देखा तो 15,000 व्यू आ गए, 3 फॉलोअर भी पड़ गए, 101 हो गए। तो इस तरीके से फिर क्या होगा कि मतलब और वीडियोज़ वीडियोज़ बनाई, वीडियो बनाई, धीरे-धीरे घसीटते-घसीटते वो 300 साढ़े 300 तक पहुँच चुके थे। साढ़े 300 के बाद में एक वीडियो मेरी चली, जो कि मतलब मैंने अपलोड करी थी, और विदिन 24 आवर्स उस पे मिलियन क्रॉस हो गए थे। तो उस वीडियो से थोड़ा-सा चैनल चला, वो अब 6 साढ़े 6 मिलियन जा चुकी है। फिर उससे ऐसा हुआ कि मतलब 200-300 फॉलोवर हो रहा है। फिर एक वीडियो डाली, वो भी चल गई, वो मिलियन क्रॉस करेगी। तो उससे 500-600 हो रहा है। घसीटते-घसीटते अब साढ़े 4100 फॉलोवर हैं, 4,000 फॉलोवर हैं। तो ये स्टार्ट किया। फिर उसके बाद में अब आपको पता है कि वो करने की चुल तो लगी रहती है। फिर हमने क्लीनिंग का बिज़नेस स्टार्ट किया, कि कारपेट एंड सोफ़ा क्लीनिंग वाला हमने काम स्टार्ट किया, उसका इंस्टा बनाया। तो वो साइड बाय साइड थोड़ा कंटेंट क्रिएशन, और अब वही है कि मेरा सिक्योरिटी से भी मतलब दिमाग भागने लग गया। मतलब कभी-कभी सोचने लग जाता हूँ कि यार मैं क्यों खराब हो रहा हूँ यहाँ पे? तो अभी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उससे कुछ और स्टार्ट करूँ, कहीं न कहीं, और मतलब ये अच्छी जॉब वगैरह कुछ हो, ऐसा चल रहा है अभी। बढ़िया भाई, अमेजिंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छे रहे आपके, काफ़ी कुछ सीखा भी है मैंने। आखिरी 2 क्वेश्चन, अगर आपको कोई एडवाइस देनी है अपने यंगर सेल्फ को, तो वो ऐसी एक एडवाइस कौन-सी दोगे? काफ़ी गहरा क्वेश्चन पूछ लिया आपने, काफ़ी, है ना? ये एक्चुअली मेरे 2-2 क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन है मेरे जो मैं ज़्यादातर अपने आप से पूछता हूँ, और ये मुझे हेल्प करते हैं कि मैं लाइफ में क्या चाहता हूँ। तो ये क्वेश्चन ज़्यादातर मेरी कोशिश रहती है मैं सबसे पूछूँ, स्पेशली अपने गेस्ट से, ताकि उनकी पर्सनैलिटी बाहर आए, ओके। उनके बारे में वो हिडन चीज़ें पता चले, वो जो
शायद से नहीं बता पा रहे, वो जो उनकी रिफ्लेक्शन है पर्सनैलिटी की, वो इन 2 क्वेश्चन से पता चलता ओके, ट्रिकी क्वेश्चन पूछ लिया मतलब। ओके, नहीं आपका जेन्युइनली बहुत सोलिड क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वैसे तो मैं जस्ट अभी 20 ईयर्स का हूँ, मैं 20 साल का हूँ अभी। मेरे से हो सकता, आप भी मेरे से बड़े हैं और बहुत सारे मेरे से जो बड़ी एज में वो देख रहे होंगे। तो एडवाइस तो क्या, बट मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा यार, कभी भी है ना सेटिस्फाई नहीं होना है। मतलब जो भी आप लिटरली जो भी काम कर रहे हो, जैसा भी कर रहे हो, जिस टाइम पे आप सेटिस्फाई हो गए ना कि भाई 8,000 रुपये आ रहे हैं मेरे महीने के, ठीक है यार, अब इतना ठीक है, तो भाई आप कभी है ना 8,000, 100 या फिर 9,000 की डिमांड ही नहीं करोगे। बहुत सारे ऐसे बंदे होते हैं भाई, चपड़ासी का काम करते हैं कोई, किसी की भाई, अब तो मैं शेम नहीं कर रहा, मतलब अच्छा काम है, सब इक्वल है। बट स्टिल है कि यार एक चपड़ासी की जो नौकरी करते हैं इंडिया में अपना बंदा, वो 8-8, 10-10, 12-12 साल है ना एक नौकरी करते हुए निकाल देते हैं अपने 12 साल लाइफ के। आपको पता नहीं कितने वैल्यूएबल होते हैं। 8,000 की नौकरी में उसने 12 साल निकाल दी, उसने 9,000 की कभी डिमांड ही नहीं करी, उसने सोचा ही नहीं कि यार मैं साला 9,000 के लायक भी हूँ। तो जब तक आप सोचोगे नहीं ना, जब तक आप डिमांड नहीं करोगे, आप खुद से सेटिस्फाई नहीं होगे, या मेरे को कुछ और करना है, मतलब कि मेरा ये 8,000 वर्थ थोड़ी ना, मैं तो भाई और चीज़ों के लिए बनूँ। यार खुद से सेटिस्फाई नहीं हो ना, नई नई चीज़ों के लिए ट्राई करना है और हाथ पैर मारते रहो, कुछ ना कुछ लिटरली काम करेगा। मैं भी बस वो हाथ पैर पाँव मारने वाला स्टेज चल रहा है, अभी कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे है। बहुत गहरा आंसर दिया हुआ आप लोगों ने। दूसरा सवाल, अगर आपको लाइफ में सिर्फ 24 घंटे दिए जाएं, हैं। ये सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे आपके पास इस लाइफ में, तो उन 24 घंटों में आप क्या करोगे? सबसे पहले तो मैं इंडिया वापस चला जाता। 24 घंटे में मतलब मेरे को लगता है 12 घंटे तो फ्लाइट के ही निकल जाएंगे, 12-18 घंटे। इंडिया जाने के बाद में जो मेरे चारों दोस्त हैं उनको बुलाऊंगा मैं, चारों एक बार तो पहाड़ी का चक्कर लगा के, पहाड़ी पे बैठ के 3-4 घंटे बकवास करेंगे, और फिर वापस घर पे आके जितने भी हमारे घर वाले हैं ना, हम छुपन छुपाई बड़ा खेलते हैं। मतलब मेरे चाचा जी, छोटे वाले जो चाचा जी, वो बड़े एकदम चाइल्डिश हैं, तो हम छुपन छुपाई खेलते हैं, दादी भी साथ में खेलने लग जाती हैं। तो मैं सारे दोस्तों को लेके और मेरे गाँव जाऊँगा वापस, और रात को हम छुपन छुपाई खेलेंगे और सो जाएंगे, और सोने के बाद में आप हमारे 24 घंटे खत्म। बस सिंपल सा रखेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करना। नहीं, सच में बहुत सिंपल है, और दिस इज ब्यूटीफुल एज वेल। कि मतलब जैसे आपने बताया, अगर मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ, क्वालिटी टाइम आपने स्पेंड करनी है अपने हाँ, family के साथ, अपने दोस्तों के साथ, तो वही लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और हमारी फैमिली ऐसे कि हम पहले अगर खाना खाते हैं ना, तो जैसे कि हम 5 तो भाई बहन हैं, मेरे 3 पापा और हैं, वो 3 पापा और भाई हैं, चाचा जी तो शहीद हो गए। तो हम सभी क्या है कि एक साथ बैठते हैं खाना खाने के लिए। अब एक थाली में तो खा नहीं सकते, तो एक साथ बैठ के 2-3 थालियाँ रख ली, एक में सब्जी डाल ली, सभी एक साथ खाना खाते हैं। तो ये छोटी-छोटी खुशियाँ, सभी रात को एक साथ बैठ के खाना खा लेंगे, उसके बाद में हम सारे छुपन-छुपाई खेल लेंगे। दादी चाचा जी के 1-2 झाड़ू से मार देंगे कि तू चीटिंग क्यों कर रहा है? क्योंकि मेरी बहन के साथ वो बड़ी शैतानियाँ करते रहते हैं ना, चाचा भतीजी की उनकी खटपट चलती रहती है। तो मेरी बहन बोलती है, दादी चाचा जी मेरे साथ ऐसे कर रहे हैं, तो दादी अपनी चप्पल, रुक रहता है, छोरी के साथ यूँ करता। फिर बस ये मजाक मस्ती करते हुए दोस्तों के साथ में, वो भी मेरी फैमिली से बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, सभी एक दूसरे को जानते हैं क्योंकि इतने टाइम से। तो बस हम मजाक मस्ती करते हुए बस हो जाएंगे, फिर खत्म, छोटा सा दिन रखेंगे। ओके भाई, बहुत अमेजिंग था यार, आपकी लाइफ स्टोरी काफी अप्स एंड डाउन से भरी हुई है। हाँ, देखो, जो देख रहे हैं उन्हें कुछ ना कुछ डेफिनेटली सीखने को मिला होगा। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे ब्रदर। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग एट बी अविनाश। एंड थैंक यू सो मच वो बुलाने के लिए, एंड लिटरली आपसे बात करके है ना, मैं सच बताऊँ जेन्युइनली बहुत बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच। यार अभी मैं क्या फील कर रहा हूँ, मेरे पास वो बताने के लिए आपको शब्द नहीं है। पर मैं इतना ज़रूर बोलूँगा कि इंडियन आर्मी को लेकर हमेशा से मेरे दिल में बहुत रिस्पेक्ट है, और आज एक इंडियन आर्मी फैमिली मेंबर से उनकी फैमिली की रियल स्ट्रगल और सैक्रिफाइस को जानने के बाद वो रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो लास्ट में सिर्फ इतना बोलूँगा यार, टू ऑल द सोल्जर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर योर सर्विसेज, टू योर फैमिली मेंबर्स, थैंक यू फॉर योर स्ट्रगल and for your sacrifice. Jai Hind.